Yes, hello students. I hope you have watched the previous two sessions that has been uploaded on the Zen Studies YouTube channel of the analysis of GS paper 1. In that, in the very first session, I have discussed questions of art and culture. And in the second session, I dealt with the history part of the questions that were 3 to 4 questions from modern history, from world history and post-independence consolidation. So what's remaining that is important and that I can help you to crack and understand, that is Indian society, because my optional is sociology as well. And if you need any guidance in sociology, Indian society, art and culture, history, you can always reach out Zen Study for mentoring sessions. So let us see how many questions came from Indian society paper 1 syllabus. And before we start analyzing, discussing the questions, it's important that we understand the syllabus first. If you can crack and analyze the syllabus that UPSC has mentioned in the paper, in the notification, then you'll be able to prepare better. So let me show you the syllabus first. And इसके साथ मतलब मैं हमेशा जब भी मैं क्लासेस लेती हूँ, मैं हमेशा सिलेबस जरूर दिखाती हूँ क्लास में, क्योंकि सिलेबस अगर आपके दिमाग में है तो आपकी पूरी स्टडी उस हिसाब से स्ट्रीमलाइन हो जाती है. सिलेबस पता है तभी तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे अकॉर्डिंगली जो आपके काम की है. सिलेबस पता है तो अपने ऑप्शनल से कैसे इंस्पिरेशन लेके जनरल स्टडीज के आंसर्स अच्छे लिख सकते हो, वही तभी पॉसिबल अगर सिलेबस अच्छे से पता है. सिलेबस अच्छे से पता है तो कौन से जनरल स्टडीज का कौन सा थीम इंटरडिसिप्लिनरी है, एप्लीकेशन कैसे करना है कॉन्सेप्ट्स का, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रखते हुए कैसे अपनी प्रिपरेशन को सिंक रखना है, तभी समझ पाओगे अगर आपको सिलेबस अच्छे से पता है, सिलेबस को अपने अच्छे से डिकोड कर रखा हुआ है. और अगर 2025 का पेपर देखें हम यूपीएससी का, तो आप ये नोट करोगे, ये अंडरस्टैंड करोगे कि बहुत क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो बहुत इंटरकनेक्टेड हैं थ्रू आउट सिलेबस से. पेपर 1 का पेपर 2 से कनेक्शन है, पेपर 2 का पेपर 3 से कनेक्शन है, और पेपर 1, 2, 3, 4 ऑल ऑफ देम जो क्वेश्चंस आए हैं काफी इंटरकनेक्टेड है और इंटरडिसिप्लिनरी है क्वेश्चंस जो पूछे गए उसमें, और आंसर भी आपको वैसे ही रखना पड़ेगा. तो इंडियन सोसाइटी का आप सिलेबस देखो सबसे पहले जो जीएस पेपर 1 में है. So it says salient features of Indian society, diversity of India. Role of women and women's organization, population and associated issues, poverty and development issues, urbanization, their problems and their result. तो आप ये देखो कि कीवर्ड्स देखो, अर्बनाइजेशन, women's organization, population, associated issues, poverty and development issues. Now urbanization and their problems and their remedies. Salient features of Indian society, diversity. तो कीवर्ड्स देखो, की टर्म्स देखो जो आपके सिलेबस में मेंशन है. Salient features of Indian society is the keyword, diversity is the keyword, women is the keyword, and then associated further subtopics. Then comes your population and is further interconnected or interconnected content that you're supposed to read. Poverty and development issue, urbanization and the problem. Then next is your ग्लोबलाइजेशन, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अब ग्लोबलाइजेशन है तो ग्लोबलाइजेशन कुछ भी पूछ सकते हैं. ग्लोबलाइजेशन आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के तरीके से पढ़ना और समझना चाहिए. फिर नेक्स्ट इज सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म. तो ये आपके की टर्म्स हैं सिलेबस में, और अगर इन की टर्म्स को आप मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, इंटरकनेक्टेडनेस, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ अगर आप अच्छे से पूरी जितने भी इसके आसपास इर्द गिर्द जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है, जितना भी कंटेंट रिक्वायर्ड है होलिस्टिकली इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए अगर आपने पढ़ रखा है, समझ रखा है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगी. अगर एक साल यूपीएससी ने पूछ दिया कि ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है इंडियन सोसाइटी पे बताइए, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी, ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया. अगर मैंने ग्लोबलाइजेशन अच्छे से पढ़ा हुआ है तो एक मान लो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया. फिर पूछा कि ग्लोबलाइजेशन इज फर्दरिंग और इंक्रीजिंग द कल्चर ऑफ कंज्यूमरिज्म, ठीक है, कंज्यूमरिज्म कल्चर को ग्लोबलाइजेशन
बढ़ा रहा है, बढ़ावा दे रहा है। डू यू अग्री? तो टॉपिक एक ही है, ग्लोबलाइजेशन, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका दो अलग अलग है। तो अगर मैंने टॉपिक को मल्टीपल डायमेंशंस के साथ कवर कर रखा है, अंडरस्टैंड कर रखा है, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे यूपीएससी। मेरे तो सिलेबस पे कमांड है, मैंने तो सिलेबस अच्छे से पढ़ रखा है, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है यूपीएससी कैसे भी क्वेश्चन पूछे। मैं सिर्फ, चाहे बात को उसने कान को इधर से पकड़ा, चाहे कान को इधर से पकड़ रहे हैं, बात तो बराबर है, कान ही तो पकड़ना है। चाहे इस तरीके से कान पकड़ो, चाहे इस तरीके से कान पकड़ लो, ठीक है, राइट कान पकड़ना है, तो कान पकड़ना है, ये मेन इशू है। अब चाहे एक तरीके से ये पकड़ लें, चाहे दूसरे तरीके से ये पकड़ लें, राइट। तो कहने का मतलब है सिलेबस है, सिलेबस को समझना आपका टास्क है, क्वेश्चंस के पीछे भागना टास्क नहीं कि क्वेश्चन कैसा यूपीएससी पूछ रहा है, कैसे। अच्छा 2025 में यूपीएससी ने इस तरीके से क्वेश्चन पूछा, तो लगे यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो है उसी तरीके से प्रिपेयर करना। अच्छा ठीक है, यूपीएससी ने 25 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था, तो लगे उस तरीके से प्रिपेयर करना। ये अप्रोच नहीं रखना है आपको। आपको सिलेबस को समझना है, सिलेबस को कमांड रखना है, और सिलेबस को डिकोड करते हुए अपनी प्रिपरेशन को समझना है, और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को डायरेक्शन देना है, राइट। So that is why my emphasis always is to begin with the syllabus. So these are the key terms. And when you start preparing for Indian society, keep few things in your mind. So Indian society पे command करने का, before we discuss and analyze the questions of 2025, I want to give you some key points to prepare for Indian society that will help you immensely to prepare for your नेक्स्ट अटेम्प्ट। ऑलराइट, सो इंडियन सोसाइटी आपके जीएस पेपर 1 में है, ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी में आपको महारत या ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और आपका प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो कैसे अप्रोच रखना चाहिए। सबसे पहली बात, कीप इन माइंड टू रीड द न्यूज़पेपर, ओके, read the newspaper and keep tracking or keep noting down important datas, facts, terms, phrases या स्टडी है कोई, ठीक है, इनको आप नोट डाउन करना शुरू कर दो थ्रू आउट। इंडियन सोसाइटी का जो पेपर है वो एक दिन की प्रिपरेशन नहीं है। सुनने में बहुत इजी लगता है, वुमेन, रोल ऑफ वुमेन, इस प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दी वुमेन वर्सेस डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ और वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, इस इम्पैक्ट, सेक्युलरिज्म, रीजनलिज्म, लगता है बहुत ईजी है, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं, आप उन क्वेश्चंस को बिना इनके आप आंसर्स को अपने इंडियन सोसाइटी के सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते हो। और विदाउट सब्सटेंशिएशन योर आंसर्स इन इंडियन सोसाइटी इज इनकम्प्लीट एंड यू वोंट बी एबल टू फेच मार्क्स। फॉर दैट कीप रीडिंग योर न्यूज़पेपर। नेक्स्ट इज, जब आपका बजट आ जाए, ठीक है, बजट आ जाए, तो यहां से जो पॉलिसी एंड स्कीम्स वगैरह हैं, ठीक है, पॉलिसी स्कीम्स वगैरह हैं, इनको ध्यान से पढ़ना है। थर्ड चीज, आपकी इंडिया ईयर बुक आती है, इंडिया ईयर बुक आती है, यहां से आपको इंपॉर्टेंट जैसे कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, ठीक है, रीजनल डेवलपमेंट हो गया, इनसे आपको इनको पढ़ना है, और यहां से काफी पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने को मिल जाएंगे और काफी हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज योर इकोनॉमिक सर्वे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम पेपर 1 पढ़ा रही हैं इंडियन सोसाइटी का, उसमें इकोनॉमी है नहीं, लेकिन पढ़ने के लिए बोल रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे, पढ़ने के लिए मैं इंडिया बुक, बजट ये तो इकोनॉमी के लिए है। बिल्कुल नहीं, पेपर का जो नेचर है, क्वेश्चन का जो नेचर है, वो बहुत इंटरडिसिप्लिनरी हो चुका है, और इंफॉर्मेशन रखना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं रह गया अच्छे नंबर पाने के लिए, इंफॉर्मेशन को अप्लाई करना है।
एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, तो नॉलेज के साथ साथ नॉलेज को अप्लाई करना आपको आना पड़ेगा। और अगर कमांड है टॉपिक पे अच्छा है तो एप्लीकेशन अपने आप आ जाएगा। लोग कहते हैं इस तरीके से क्वेश्चन लिखना सीखो, इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ना सीखो। अगर आपको कमांड है अपने टॉपिक पे, कॉन्फिडेंट हो आप अपने टॉपिक, आपके पास अच्छा फॉर्डर है, अच्छा कंटेंट है, तो कैसा भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले। अगर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए अपने कंटेंट के साथ कि भाई ठीक है इस तरीके से आंसर लिखा जाता है, इस तरीके का क्वेश्चन समझा जाता है, तो कोई भी क्वेश्चन हो यूपीएससी में आप लिख सकते हो। तो ये चीजें हैं, इकोनॉमिक्स सर्वे से आपको बहुत सारा मिलेगा। जैसे ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है, ई कॉमर्स का इंडियन मार्केट का जो कितना 2024 में कितना था शेयर ऑफ ई कॉमर्स, अब कितना है, ठीक है, या जो कंज्यूमर कल्चर है, कंज्यूमरिज्म है, ग्रोथ ऑफ कंज्यूमरिज्म, ठीक है, कितना सेल कौन सी पर्टिकुलर सेक्शन में बढ़ा हुआ है। अगर ये फिगर्स आपको पता है, वुमेन, रोल ऑफ वुमेन इन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन उनका पता है, और रोल ऑफ वुमेन से रिलेटेड अगर आपको डेटा पता है, भाई लेबर फोर्स एम्प्लॉयमेंट रेट जो LFPR है उसमें विमेन जो है उनका फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना था अ डेकेड बिफोर, अभी कितना है, तभी तो आप अपने आंसर्स को अच्छे से जस्टिफाई कर पाओगे। वो कहां से मिलेगा? या पॉलिसी है, कोई स्कीम है, कोई पॉलिसी आई, कोई अर्बन डेवलपमेंट के लिए कोई स्कीम आई, ठीक है, गवर्नमेंट लेकर के आई, या जो अभी स्मार्ट सिटी मिशन है 2015 में लॉन्च हुआ था, 2025 में, 10 साल हो गए, क्वेश्चन भी जीएस में आया था, तो क्या उसका क्या था स्मार्ट सिटी मिशन, उसके क्या टारगेट्स थे, क्या 10 साल में वो टारगेट्स अचीव हुए हैं, उनके मिशन में जो उनके की इनिशिएटिव्स थे क्या उसको अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ है, इंप्लीमेंट हुआ है, उसका क्या कोई रिजल्ट निकला है। अगर ये स्टडी आपको पता है तभी तो आप आंसर्स लिख पाओगे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इंडियन सोसाइटी का अगर सिलेबस देखोगे तो पढ़ने में इजी लगता है हम तो लिख देंगे, कौन सी बड़ी बात है, रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, स्मार्ट सिटी अर्बन पॉवर्टी वर्सेस डेवलपमेंट पता है, तो स्मार्ट सिटी किस तरीके से अर्बन पॉवर्टी को इरेडिकेट करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इंश्योर करता है, लिख ही लेंगे। लेकिन जनरल आंसर और एक स्पेसिफिक आंसर में सब्सटेंशिएशन के साथ आंसर लिखने में बहुत फर्क होता है। तो जनरल आंसर वाले नंबर नहीं पाते हैं जो बहुत सब्सटेंशिएटेड आंसर्स में लिखते हैं, डेटा, रिपोर्ट्स, फैक्ट्स इंडियन सोसाइटी में यूज करके आंसर्स अपने लिखते हैं, तो उनको नंबर बहुत अच्छे आते हैं। तो ये कहां से मिलेंगे आपको? न्यूज़पेपर, बजट पढ़ो, इंडिया बुक पढ़ो, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो। और ये सिर्फ आप कहोगे मैम 1 2 3 4 क्वेश्चन बहुत ज्यादा, चलो ठीक है 6 क्वेश्चन आ जाएंगे तो इतना सब पढ़ना है भाई, ये सिर्फ ना ही आपको जीएस पेपर 1 में हेल्प कर रहा है। इंडियन सोसाइटी की ये खूबसूरती है कि इंडियन सोसाइटी पेपर की ये बहुत अच्छा, मतलब आपके लिए इतना बेनिफिट है इंडियन सोसाइटी का पेपर। इंडियन सोसाइटी अगर आपने अच्छे से तैयार किया हुआ, जो मैंने आपको 3-4 सोर्सेज बताए, तो ये आपको ह्यूजली इमेंसली हेल्प करता है एसए में, आपको इमेंसली हेल्प करता है एथिक्स में, आपको हेल्प करता है पेपर 3 में। अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, इमेंसली हेल्प करता है सोशियोलॉजी ऑप्शनल में। और भी बहुत सारा जगह आपको इंडियन सोसाइटी हेल्प करेगा, लेकिन अगर अच्छे से अगर मैं स्पेसिफिक तरीके से बात करूं तो इससे एथिक्स पेपर 3 सोशियोलॉजी में आपको ये जो डेटा आप प्रिपेयर करोगे, ये सोर्सेस आप पढ़ोगे, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा मार्क्स गेन करने में। पेपर 4, यस पेपर 4 की बात मैंने कर दी, पेपर 4 में काफी हेल्प करता है, ठीक है। सो नाउ विद दिस अंडरस्टैंडिंग let us look at the questions. We'll look at the question later in detail while I analyze each question in detail. तो पहला क्वेश्चन क्या था? Smart city in India address the issues of urban poverty and distributive justice, 150 words. तो how does smart city in India addresses the issue of urban poverty and distributive justice? 10 नंबर का क्वेश्चन था। क्वेश्चंस को डिटेल में समझने से पहले थोड़ा समझते हैं कि पेपर का नेचर क्या था, पेपर को समझते हैं, ठीक है। तो काफी प्रीवियस ईयर अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा यूपीएससी का, तो रेपिटेशन था, थीम्स का रेपिटेशन था। भाई क्यों नहीं होगा थीम्स का रेपिटेशन? अगर मैं बोलूँ कि थीम्स रिपीट हुआ है तो थीम ही 4-5 है, वुमेन रिलेटेड इश्यू, अर्बन पॉवर्टी, ठीक है, अर्बनाइजेशन, रीजनलिज्म, yes, then diversity, all these things. तो ट्राइबल इश्यूज एंड इम्पैक्ट ऑन ट्राइब्स, जो ट्राइबल्स हैं उनके ग्रुप पे। तो हमारे जो थीम्स हैं वो है ही 6-7 थीम, तो रेपिटेशन तो होगा। और अगर आपने अच्छे से थीम्स को पकड़ लिया, थीम्स को समझ लिया, तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। जैसे ट्राइबल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहले भी यूपीएससी ने कंटिन्यूसली 13, 16, 18, 20 पूछा हुआ है। एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट,
ठीक है, जब हम 10 साल पहले प्रिपेयर करते तब भी, 5 साल पहले भी और आज भी ये थीम इतना ज्यादा रिपीटेड है, इतना रिपीटेटिव है कि आप इसको छोड़ के जा ही नहीं सकते। तो अगर छोड़ के गए हो तो मैं तो नहीं मानती कि अच्छा एस्पिरेंट होगा वो। तो एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट डिबेट हमेशा चलता है कि भाई एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखें या डेवलपमेंट करें, क्या दोनों एक दूसरे के अपोजिट है? मतलब अगर एनवायरमेंट को ध्यान रखें डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, डेवलपमेंट करेंगे तो एनवायरमेंट इंपैक्ट होगा। तो नेचर और जो डेवलपमेंट का जो डिबेट है, वेदर टू सस्टेन, वेदर टू टेक केयर ऑफ प्रोटेक्ट द नेचर और डू द डेवलपमेंट, ये डिबेट जो है काफी न्यूज में रहता है और क्वेश्चन आया हुआ है। कंज्यूमरिज्म, ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन तो सिलेबस में मेंशन है। तो ग्लोबलाइजेशन का एक डायमेंशन तो पढ़ के जाने कि ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट कहीं भी देख सकते हैं, फूड कल्चर, कंज्यूमरिज्म और आपका जो इम्पैक्ट ऑन द वुमेन ऑल्सो, कि ग्लोबलाइजेशन, वेदर ग्लोबलाइजेशन हैज इमेंसिपेटेड वुमेन और ग्लोबलाइजेशन हैज फर्दर गिवन डबल बर्डन ऑन द इंडियन वुमेन। ठीक है, तो और अब इंडियन वुमेन नहीं, वुमेन इंडियन सोसाइटी का वैसे पेपर है तो इंडियन पे स्पेसिफिक करके इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल इंडियन सोसाइटी का देना है। तो यस, ग्लोबलाइजेशन का तो एक टॉपिक है ना, उससे कनेक्ट करके कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो अर्बनाइजेशन एंड स्मार्ट सिटीज, तो एक तो यूपीएससी का ये ट्रेंड होता है कि अगर किसी भी स्कीम का, किसी भी पॉलिसी, किसी इनिशिएटिव का या कोई इवेंट का 10 ईयर, डेकेड या 50 ईयर, 100 ईयर ऐसा कुछ होता है तो यूपीएससी क्वेश्चन उस पर मोस्ट प्रोबेबली पूछता जरूर है। जैसे जीएस पेपर वन में हड़प्पन सिविलाइजेशन पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बट इस बार तो पक्का पता था कि आना ही है क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन 100 ईयर ये था 2025। ठीक है, सिमिलरली स्मार्ट मिशन जो प्रोग्राम था, ठीक है, उसके 10 साल पूरे हुए, 2015 में शुरू हुआ था, 2025 में 10 साल पूरे हो रहे हैं। तो क्वेश्चन तो प्रॉबल था ही बिकॉज अर्बनाइजेशन वैसे भी सिलेबस में मेंशन है। सो नेक्स्ट इज why UPSC frames such questions by policy. पॉलिसी से रेलेवेंस है, पॉलिसी जैसे स्मार्ट सिटीज, एफआरए, डिजिटल इंडिया, वर्क फ्रॉम होम, गिग इकोनॉमी, ये सब काफी न्यूज में है। तो ये थीम्स न्यूज में है तो सिलेबस में ही जब ये थीम्स मेंशन है तो क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी। कंटेम्प्रेरी इशू जैसे कोविड 2020, वर्क फ्रॉम होम, सुसाइड्स एंड मेंटल हेल्थ, आईआईटीज में या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में या जो कोचिंग हब है वहां पे नंबर ऑफ सुसाइड्स हैज इंक्रीज्ड, तो इट्स वेरी हाई probability that UPSC might end up asking a question in paper। ठीक है, सो फर्दर इज फास्ट फूड कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, केएफसी, मैकडोनल्डाइजेशन पे तो कितना क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, जस्ट लाइक वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन, मैकडोनल्डाइजेशन एंड कंज्यूमर कल्चर, फूड हैबिट्स एक्सेट्रा, ग्लोबलाइजेशन से लिंक करके फेवरेट है और ये थीम्स बार बार न्यूज में रहते हैं तो यूपीएससी को क्वेश्चन पूछना जायज है। ग्लोबल डिबेट्स जैसे ग्लोबलाइजेशन, कंज्यूमरिज्म, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट प्रोटेक्शन, एवरग्रीन सोसाइटल थीम जैसे कास्ट, एवरग्रीन है, कास्ट, जेंडर बहुत है, सेक्युलरिज्म, ट्राइबल राइट्स टेस्टेड इन फ्यू फ्रेम्स। तो जब इतना ज्यादा ये थीम्स न्यूज में है, सर्कुलेट हो रहे हैं, रेलेवेंट है इंडियन सोसाइटी की कॉन्टेक्स्ट में, डिबेट्स हो रही हैं, तो it's very probable, it's high probability that UPSC will ask questions because it has already mentioned in the syllabus. Now broad themes क्या क्या हैं 2025 में, 2025 का जो पेपर है, what are the broad themes? So development and justice, globalization and the lifestyle, this has been the broad theme. Now let us discuss each question in detail. हम ये समझेंगे कि इंट्रोडक्शन के अलग अलग तरीके क्या होते हैं, मेन बॉडी कैसे फ्रेम किया जाता है, कंक्लूड कैसे करते हैं किसी टॉपिक पे। तो मैंने आपको पहले एक चीज बताई है, आई होप यू रिमेंबर दैट इफ अ क्वेश्चन इज ऑफ 150 वर्ड्स तो इंट्रोडक्शन कितने मार्क्स का होना चाहिए, मेन बॉडी कितने मार्क्स का होना चाहिए और कंक्लूजन कितने मार्क्स का होना चाहिए। सिमिलरली आई हैव टोल्ड कि 250 वर्ड्स में जो वर्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन में क्या होना चाहिए, मैंने ये पहले सेशंस में बताया हुआ है, पेपर पार्ट 1 और पार्ट 2 में। प्लीज गो बैक एंड वॉच दो सेशंस एंड देन यू विल गेट मोर बेनिफिट बाय दिस सेशन। ठीक है, सो और दूसरा मैंने एक चीज और डिस्कस किया था कि इंट्रोडक्शन लिखने के क्या क्या तरीके होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू राइट एन इंट्रोडक्शन। ठीक है, let me repeat it again and I again insist you to go and watch those sessions, but in very brief I'll tell you
that there are one of the ways to write an introduction is contextual. मतलब जो टॉपिक पूछा गया है, ठीक है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके आसपास की जानकारी क्या है, वो आप इंट्रोडक्शन में लिख दें. दूसरा है कॉन्सेप्चुअल, ठीक है. तीसरा है डेटा, रिपोर्ट्स या कोई फैक्ट है, स्टडी है, ठीक है, आप उसको मेंशन करते हुए जो आप लिखने जा रहे हो, आर्गुमेंट प्रपोज कर रहे हो, आप उसके मतलब सपोर्ट करता हुआ कोई डेटा, रिपोर्ट, फैक्ट्स आप डाल सकते हो, ठीक है. फिलोसॉफिकल है, फिलोसॉफिकल इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हो, और philosophical introduction is more suitable for conclusion, but still you can try an introduction as well. Now, keeping this thing in short in mind, let us look at this question and let us see what all you start thinking while you think of this particular question and before you start writing. So how does smart city in India address the issue of urban poverty and distributive justice? तो आई होप यू आर अ स्मार्ट स्टूडेंट. आपको स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के बारे में पता है, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम बारे में पता है, अर्बन पॉवर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है. अब मैंने क्यों बोला कि इंटरडिसिप्लिनरी बहुत इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस सोशल जस्टिस में पढ़ते हैं हम, और सोशल जस्टिस पेपर 2 में पढ़ाया जाता है, ठीक है. अब सोचो पेपर 1 पेपर 2 से कनेक्ट करके क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है. So what is distributive justice? So distributive justice, please note down, is fair allocation of societal benefits and societal burdens. Societal benefits क्या क्या होते हैं? Wealth, goods and opportunity. तो societal benefits क्या है? Wealth है, ठीक है. Societal जो wealth है, सोसाइटी में जो अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेस टू बेटर हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है. सो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज. एंड गुड्स कैन बी आपका जो पार्क है, कम्युनिटी पार्क्स हैं, वो वेल मेंटेन होना चाहिए, सबको इक्वली अवेलेबल होना चाहिए, रिच और पुअर. एंड देन सोसाइटल बर्डन है, भाई बेनिफिट शेयर करोगे तो बर्डन भी शेयर करोगे ना. और इक्वल शेयरिंग नहीं है, इक्विटेबल शेयरिंग है. So the point here is not equal distribution but equitable distribution. Not equal but equitable distribution. मतलब अब मछली है, fish है, ठीक है. There is a fish and there is a bird, ठीक है. आपने कंपटीशन लगा दी कि भाई स्विमिंग का कंपटीशन है, आइए और देखने कौन जीता. ऑब्वियसली फिश जीतेगा, बर्ड कहाँ आएगी स्विमिंग करने के लिए. तो इक्विटेबल, ये इक्वल हो गया कि आपने क्या किया कि फिश को भी स्विमिंग कैप दे दी, स्विमिंग फिन्स दे दिए, और आपने बोला पानी है कूद जाओ, ठीक है. बर्ड को भी दे दिया, तो फिश तो जीतेगी ना, बर्ड तो बेचारा वैसे भी क्या हार ही जाएगा. बट इक्वल मतलब कि आप इक्विटेबल मतलब आप ऐसा ग्राउंड दो कि ये दोनों इक्वल हो जाएं और इक्वली कॉम्पीट कर सकें, ठीक है. सो इक्वल एंड इक्विटेबल जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है उसमें फर्क है, तो अमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स. सो थोड़ा सा ये आपको फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 and upcoming examination, I wanted to clarify this term so that it helps you to connect further the answer that I'm going to discuss. All right. So क्वेश्चन क्यों आया था भाई? क्वेश्चन इसलिए आया था क्योंकि जो स्मार्ट सिटी मिशन है, ठीक है, उसके 10 साल पूरे हो चुके हैं. सो लेट अस लुक एट द पॉसिबल इंट्रोडक्शन. क्या क्या इसके इंट्रोडक्शन हो सकते हैं? तो ये फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन है, कॉन्सेप्चुअल इंट्रोडक्शन भी दे सकते हो आप, करंट रेलेवेंट इंट्रोडक्शन भी दे सकते हो. अगर फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया कॉन्टेक्चुअल, भाई क्या कॉन्टेक्चुअल इसको बोलते हैं, तो कोई फैक्ट दे दो कि भाई इंडियन स्मार्ट सिटी जो मिशन है वो कब शुरू हुआ था और कितनी सिटी को कवर कर रहा था, एंड व्हाट वाज इट्स पर्पस. Purpose was inclusive urban development, aiming not only at technological upgradation but also at addressing poverty and equity in urban spaces. तो छोटा सा हमने इंट्रोडक्शन दे दिया. सिमिलरली कॉन्सेप्चुअल स्मार्ट सिटी क्या है, ठीक है, ये बता दिया. करंट रेलेवेंस विद अर्बन पॉपुलेशन प्रोजेक्टेड टू, मतलब आज की जो अर्बन पॉपुलेशन है इतना है और आगे 10 साल में इतना हो जाएगा, उसको ध्यान में रखते हुए जो अर्बन पुअर हैं
उनके लिए क्या क्या एक्सेस हम करा सकते हैं through smart city mission that is going to ensure social distributive justice. That's so this kind of introduction could be your current relevant introduction. मेन बॉडी में आप सबसे पहले कैसे स्मार्ट सिटी जो मिशन है कैसे अर्बन पॉवर्टी एड्रेस कर रहा है, उसके बाद सेकेंड पार्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को एड्रेस कर रहा है, इंश्योर कर रहा है, दैट यू हैव टू राइट. I'm not going to discuss with you the factual part. The team will be uploading this PDF along with the video. You can download this PDF and read the content, but I'm not going to discuss or detail on the content. I'm just telling you how to approach the answer, what could be different ways to writing an introduction and conclusion. Content is there for you to memorize. बाकी रोट लर्निंग नहीं करनी है, मेमोराइज तो करना है. ठीक है, बिना चीजों को मेमोराइज किए हुए आंसर लिख नहीं सकते हो. कुछ बच्चे आते हैं मेरे पास बोलते हैं मैम मुझे चीजों को समझ के जो है रिटेन करना आता है, बट आई कैन नॉट मेमोराइज द फैक्ट्स. मुझसे बहुत ज्यादा वो जो रटना होता है ना वो नहीं हो पाता है. भाई रटना तो पड़ेगा. अगर स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो कब आया, उसका क्या एम था, उसके क्या अचीवमेंट है 10 साल तक, ये फैक्ट है. आपको रटना पड़ेगा कुछ चीजें जिससे आप अपने आंसर को अच्छे से सब्सटेंशिएट कर सको, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, कॉन्सेप्ट और फैक्ट के अराउंड क्वेश्चन पूछता है जो सिलेबस में मेंशन है, और आपको फर्दर कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट्स की हेल्प लेते हुए आप अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करोगे, तब जाकर के आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, तो अब because I'm also a psychologist along with being your mentor and educator, I help you to know what are the psychological tactics to boost your memory and how to apply better psychological methods to retain better, to boost your memory, and how to handle these confusions and this anxiety and the stress, and how to streamline your preparation. For that, in very brief, separately also you can reach me out on mentoring program, so you can reach me out on my number, or you can reach me reach the Zen Study team. They will connect you with me. There I'll be telling you in detail how to study smart city mission की बात करते हैं, स्मार्ट स्टडी भी होती है. तो छोटे से एक बात मैं बताऊंगी कैसे अपने लर्निंग को, कैसे अपनी मेमोरी को बूस्ट करना है. तो अपनी मेमोरी को, लर्निंग को बूस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप रिपीटेडली बिफोर यू फॉरगेट समथिंग, आप अपनी उस पूरे जो स्टडी जो आपने कंटेंट पढ़ा है उसको फटाफट रिवाइज कर लो. तो एक बहुत अच्छा साइकिल क्रिएट करके रखो हर सब्जेक्ट का, हर कंटेंट का, दैट यू आर रिवाइजिंग इट पीरियडिकली. तो वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिमेम्बर थिंग्स इज डू repetitive study of the same thing that you studied. अगर और दूसरा बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप अपने कंटेंट को बहुत अच्छे से क्रोनोलॉजिकली और क्या बोलते हैं कि बहुत अच्छे से सिंक में, बहुत क्लीन तरीके से उसको लिख के रखो और बार बार उसको अपनी नजर से उसको गो थ्रू विद इट. ठीक, कीप गोइंग थ्रू इट. ऑलराइट, सो दीज आर द फ्यू ऑफ द टैक्टिक जिससे आप चीजों को दिमाग में रखना सीख जाओगे. ठीक है, और समझना और जानना है कि कैसे और तरीके से पढ़ते हैं, क्या इजी तरीका है चीजों को रिटेन करने का, तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी. ऑलराइट, सो यस, गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा लिमिटेशंस भी लिखना पड़ेगा कि हाउ फार स्मार्ट सिटी जो मिशन है, ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन है, हाउ फार दैट हैज बीन एबल टू अचीव इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स ऑफ अचीविंग और इरेडिकेटिंग द अर्बन पॉवर्टी एंड इंश्योरिंग सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. ठीक है, सो यस, कंक्लूजन क्या क्या हो सकते हैं. पॉसिबल कंक्लूजन में एक बैलेंस, पॉलिसी लिंक, फिलोसॉफिकल, फॉरवर्ड लुकिंग हो सकता है. So look at this balance. Smart city mission, if implemented inclusively, can transform smart cities into engines of equity by addressing urban poverty and distributive justice. बस philosophical लिख देना, बैलेंस लिख देना, समझा देना भाई अगर इस तरीके से अच्छे से स्मार्ट सिटी मिशन इम्प्लीमेंट हुआ तो दैट कैन अचीव दीज टू टारगेट्स. ठीक है, सिमिलरली there are other ways. Philosophical थोड़ा टफ हो जाता है. You have to remember the goals or what some great personality said. If you can't remember, that's fine, but you can always write the conclusion very easily if you have a very good command and understanding on the topic. Next question, let's look at next question. These are further reading, you can read. ठीक है, आंसर भी लिखा हुआ है.
सो ये कुछ फैक्ट्स है, इंफॉर्मेशन है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन ओनली एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर? जस्टिफाई योर आंसर। अब इसमें देखो कीवर्ड्स क्या है, मैंने आपको सिलेबस दिखाया था, उसमें ग्लोबलाइजेशन क्लियरली मेंशन है, ग्लोबलाइजेशन एंड देयर इम्पैक्ट, ठीक है, क्लियरली मेंशन है। सो डू यू थिंक, क्वेश्चन है, डू यू थिंक, क्या आपको ऐसा लगता है कि ग्लोबलाइजेशन रिजल्टेड इन एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर? अगर आपको लगता है तो लिखो, और अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ग्लोबलाइजेशन ठीक है, लिखना क्या है, यस ग्लोबलाइजेशन हैज रिजल्टेड ओनली, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ग्लोबलाइजेशन से सिर्फ एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर आया, ग्लोबलाइजेशन से बहुत सारे बेनिफिट्स भी तो आए हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स भी तो आए हैं, वो भी इसमें लिखना पड़ेगा और जस्टिफाई करना है योर आंसर। तो जस्टिफिकेशन देने के लिए, जैसे मैंने आपको बोला, अगर मुझे जस्टिफाई करना है, मान लो मैंने कोई बात बोल दी, ठीक है, मैंने किसी को एक्यूज किया कि भाई ऐसा है, मैं पढ़ रही थी और मैंने बोला था कि 3 घंटे की मेरा एक स्लॉट है, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मेरा गेट नॉक मत करना, मैंने अपनी सिस्टर को वार्निंग दी थी, भाई 3 घंटा है, मेरे को 1.5 घंटे के बाद 1 घंटे में डिस्टर्ब मत करना, वरना मेरा जो स्टडी का एक जो फ्लो बना हुआ ना टूट जाएगा। अब मेरी सिस्टर आई और 1 घंटे के बाद उसने नॉक कर दिया, बोली चलो चलो अच्छा सा मैंने मैगी बनाया है या चाउमीन बनाया है, चलो हम खाते हैं, या केक मंगवाया मैंने पिज्जा हट का, चलो खाते हैं, ठीक है। अब तुम उसको अक्यूज कर रहे हो और तुम्हारे पापा शाम को आके पूछ रहे हैं कि बेटा तुमने कंप्लीट किया अपना टास्क, तुम बोलो पापा मैंने इसलिए नहीं पढ़ पाया, मैं तो बहुत अच्छे फ्लो में था, लेकिन ये मेरी ये सिस्टर आ गई और इसने मुझे लालच दिया और डिस्टर्ब कर दिया पढ़ने में। तो सिस्टर ने मना कर दिया, नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो बोली नहीं, मैं क्यों उसको बोलूं जाकर कि भाई चलो आओ पिज्जा खाते हैं। तो ठीक है, सब्सटेंशिएट करने के लिए क्या करना है, हो सकता है कैमरा ऑन था, हो सकता है सीसीटीवी कैमरा लगा था, आपने दिखा दिया पापा ये देखिए, ठीक है ये देखिए, खत्म बात, वहीं पे खत्म बात। तो आपने क्या किया, फैक्ट से सप्लाई कर दिए, या उसका जोमेटो का जो डिलीवरी वाला वो था, ऐप में जाकर के डिलीवरी देखा तो पापा देखो इस टाइम इसने डिस्टर्ब किया था, मंगाया था मुझे, ठीक है, और कॉल बेल बजी थी, उससे मेरा जो फोकस था, टेंशन था, वो टूट हो गया, ब्रेक हो गया, इससे मैं अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाया। तो फैक्ट सप्लाई करना पड़ेगा, अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए फैक्ट और डेटा आपको लिखने पड़ेंगे। तो क्या क्या बेनिफिट्स भी हैं, ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या है, ठीक है, कंज्यूमर कल्चर बड़ा है, कंज्यूमरिज्म बहुत बड़ा है, पर ग्लोबलाइजेशन के और भी फायदे हैं, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, इंटर कनेक्टिविटी विद द वर्ल्ड, इन द सोसाइटी एंड आउटसाइड द सोसाइटी, ये भी बड़ा है, अवेयरनेस बढ़ी है, ठीक है, and how the lifestyle of the people living somewhere else, despite having globalization in their country from very early stages, they did not succumb to poor lifestyle or consumer culture. There are still people, ठीक है, जैसे आपके द फाउंडर ऑफ फेसबुक, ठीक है, तो he says that I maintain very minimal wardrobe, एक ही कलर के एक ही टाइप के टी शर्ट में पहनता हूँ जिससे मुझे ज्यादा सोचना ना पड़े कि आज मुझे क्या पहनना है। मैंने कहीं पढ़ा था, सच है झूठ नहीं पता, बट मैंने कहीं पढ़ा था कि he said that I maintain एक ही कलर के टी शर्ट्स, एक ही डिजाइन के, और या एक ही डिजाइन के अलग अलग कलर के टी शर्ट एक ही पैटर्न के मैं अपने पास अपने वार्डरोब में रखता हूँ, जिससे मुझे हर दिन ये सोचना पड़े कि ना सोचना पड़े कि मुझे आज क्या पहना, मेरा टाइम बच जाए, माई टाइम इज माई मनी। तो जब हम ऐसी स्टोरीज पढ़ते हैं, ग्लोबलाइजेशन से ये भी है ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ बढ़ी, ठीक है, तो उससे हमें दूसरों के बारे में, इनकी लाइफस्टाइल के बारे में पता चला, सो वी आल्सो ट्राई टू इम्बाइब गुड लाइफस्टाइल, जैसे हमारा योगा है, ठीक है, इफ आई सी अ लॉट ऑफ foreigners, a lot of people in the western countries have begun preaching or telling people how to do better meditation and yoga because they learned it from India by the effect of globalization, ठीक है, so globalization also has given other positive results as well, not just aggressive consumer culture। तो आपको यही आंसर में अपने बताना है। तो भाई क्या क्या लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन लिख दिया, ठीक है, इंडिया ई रिटेल मार्केट रीचिंग, अगर आपको ये फैक्ट पता है तभी तो यहाँ से लिख सकते हो कि भाई कितना है ई रिटेल मार्केट, एग्जाम्प्लिफाइंग ग्लोबलाइजेशन प्रोफाउंड इम्पैक्ट। हाउएवर अब लिख दिया कि हाँ, जो जैसे अगर ई रिटेल मार्केट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, भाई आप ऑर्डर कर रहे हो, मिंत्रा हो गया, जियो हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आपने फटाफट ऐड देखा ब्लैक फ्राइडे मार्केट, हाँ ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, ठीक है, आपने फटाक से क्लिक किया, घर पे आ गया, आपने पेमेंट कर दिया, हर घर में कम से कम 4 ऑर्डर टिंग टोंग तो बचता ही बचता है मैक्सिमम। तो यस, ई रिटेल जो मार्केट है उसका जो अभी फैक्ट है, डेटा है, उसको देखते हुए कह सकते हैं कि हाँ, ग्लोबलाइजेशन, द एक्सपोजर गिवन बाय द ग्लोबलाइजेशन
द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज दैट यस कंज्यूमर कल्चर पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन एक्सटेंड्स फार बियॉन्ड creating aggressive consumer culture encompassing diverse socio-economic transformation। कहने का मतलब तो ग्लोबलाइजेशन के अदर पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हैं। तो ग्लोबलाइजेशन एंड एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर, मटेरियलिस्टिक कंजम्पशन पैटर्न, कल्चरल कमोडिफिकेशन बता दिया पहले कि हाँ ये हुआ है, ठीक है। देन ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो हैज पॉजिटिव सोशियो-इकोनॉमिक आउटकम्स। क्या क्या है? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इनोवेशन, कल्चरल एक्सचेंज, प्रिजर्वेशन, जैसे मैंने बताया, नॉलेज एंड हेल्थ केयर एक्सेस, ऑल दीज थिंग्स। सो दिस हाउ यू कैन write the answer. This is another way of writing the same question. Beyond consumerism, वही योगा, आयुर्वेदा की मैंने बात की, ग्लोबलाइजेशन की बात की, कोविड-19 वैक्सीन, WHO coordination, all these things has also been another side of globalization that you can write, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स एंड एग्जांपल्स, एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर डायमेंशन क्या क्या है, मतलब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट मैंने आपको दे दिया कि आपकी जो स्टडी है एक्सपैंड हो जाए क्वेश्चन, तो अगले साल कुछ भी है, अगर ये 4-5 क्वेश्चन का जो कंटेंट दिया हुआ है ना, ये भी आप पढ़ लोगे तो आपका कई थीम 3-4 थीम प्रिपेयर हो जाएंगे आज, ठीक। नेक्स्ट इज बियॉन्ड कंज्यूमर डायमेंशन, स्कॉलर्स एंड थिंकर्स ने क्या बोला है? ग्लोबलाइजेशन इज डबल एजेड स्वॉर्ड। पहले बोल दिया कि हाँ ग्लोबलाइजेशन से कंज्यूमर कल्चर को बढ़ावा मिला है, बट ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स भी हैं। सो ग्लोबलाइजेशन इज डबल एजेड स्वॉर्ड, दोनों तरफ तलवार धार वाली है, इधर से भी काट देगा उधर से भी काट देगा, ठीक है, बहुत शार्प है दोनों तरफ से। तो यस ग्लोबलाइजेशन डबल धारी जो है तलवार है दोनों तरफ से, ठीक है। So it's a double edged sword. So this is a very good line for essay as well. A beautiful way to conclude or argument your essays as well. So it's a double edged sword. Why? Because it fuels consumerist access, but also fosters global solidarity, cultural exchange, and sustainability and awareness. अमर्त्य सेन ने कुछ बात कही है कि development must expand capabilities, not just consumer choices. मतलब जो ग्लोबलाइजेशन से एक्सपोजर हो रहा है उससे जो डेवलपमेंट इंड्यूस हो रहा है, तो डेवलपमेंट कैपेबिलिटी को भी बढ़ावा दे, कैपेबिलिटी को बढ़ावा देंगे तो डेवलपमेंट सही डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन सिर्फ अगर कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा देंगे दैट कैन लीड टू डिजास्टर। सो फोकस ऑन दी कैपेबिलिटी एनहांसमेंट, कैपेबिलिटी बिल्डिंग एज वेल। So next question, how do you account for the growing fast food industries given that there are increased health concerns in modern society? ठीक है, ये क्वेश्चन लोग स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये शॉकर था, न्यू था, ठीक है, न्यू क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ये तो अलग डिफरेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। भाई मैं बोलती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज नॉट अ न्यू क्वेश्चन, ठीक है। फास्ट फूड जो क्वेश्चन है, फास्ट फूड वाला जो क्वेश्चन है, इट्स नॉट न्यू एज पर मी, दिस इज नॉट अ शॉकर कि भाई कुछ नई चीज यूपीएससी पूछ लू, ओ माय गॉड कंटेंट ही नहीं था। मेरे हिसाब से ये गलत है। क्यों गलत है? आपने मैकडोनाल्डाइजेशन, ये तो काफी ज्यादा रेपिटेटिवली पढ़ाई होगा, फेवरेट है सोशियोलॉजी सोसाइटी में, ठीक है। फास्ट फूड कल्चर, जो फास्ट फूड कल्चर है, फास्ट फूड कल्चर है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं फास्ट फूड कल्चर, तो काफी ज्यादा न्यूज में रहता है ओबेसिटी, ओबेसिटी, ओबेसिटी इन चिल्ड्रन, काफी न्यूज में है। लाइफस्टाइल डिजीजेस काफी न्यूज में है, ठीक है। तो क्या ये सब चीजें आपने पढ़ी नहीं है? अगर ये सब चीजें पढ़ी होती तो आराम से फास्ट फूड के बारे में लिख सकते थे। जंक फूड, बैड इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड अक्सर न्यूज में रहता है, क्या ये सब पढ़ा नहीं है? तो अगर एक अवेयर स्टूडेंट है, एक अवेयर स्टूडेंट अगर है, ठीक है, जो कंसिस्टेंटली न्यूज़पेपर पढ़ता है, और एक अच्छा स्टूडेंट न्यूज़पेपर डेफिनेटली रेगुलरली पढ़ता ही है, तो ये क्वेश्चन मेरे लिए शॉकर या नया नहीं था। हाउ डू यू काउंट फॉर ग्रोइंग फास्ट फूड इंडस्ट्रीज गिवन दैट देयर आर इंक्रीज्ड हेल्थ कंसर्न्स इन इंडियन सोसाइटी? इलस्ट्रेट योर आंसर्स विद द इंडियन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फास्ट फूड और जंक फूड में क्या डिफरेंस है। फास्ट फूड may or may not be unhealthy, junk food is unhealthy. Junk food does not provide any value, do not have any fibers. Fast food क्या है? जो फटाफट बन जाए, फटाफट पैक हो जाए और फटाफट पेट में चला जाए, फटाफट खा लें, ठीक है।
तो फास्ट फूड, ग्रोइंग फास्ट फूड जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, यही तो पूछा है। सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल है। तो क्या मैं ये नहीं सोच सकती हूँ कि फास्ट फूड, जो फास्ट फूड का कल्चर है वो क्यों बढ़ रहा है? बहुत सोचो आप, क्या लिख नहीं सकते? मोर एंड मोर when in workforce। अब जब मोर एंड मोर वर्कफोर्स, वुमेन गोइंग टू ज्वाइन वर्कफोर्स, तो उनको उनको क्या ज्यादा इजी कन्वीनियंट लगेगा कि ऐसा फूड जो वो फटाक से जल्दी प्रिपेयर कर सकें। इजी प्रिपरेशन, फास्ट प्रिपरेशन, ठीक है, और टेस्टी भी हो। तो उसकी वजह से क्या होता है, पैकेज्ड फूड, पैकेज्ड फूड का कंजम्पशन बढ़ रहा है। दूसरा, क्या आप ये नहीं सोच सकते हैं कि अच्छे अच्छे जो एड्स निकालता है मैकडोनल्ड्स, केएफसी, ठीक है, मूवी देखने जाते हो, ठीक है, मूवी देखने जाते हो, स्टॉल्स आपको बार बार दिखता है, ठीक है, इंस्टाग्राम देख रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, ठीक है, हम कार में चल रहे हैं, घर पहुंचते हैं, खाना खा रहे हैं, फटाफट इंस्टाग्राम खोल लेते हैं। इन्फ्लुएंसर कल्चर, इन्फ्लुएंसर्स कुछ खा रहे हैं, आप उनको देख रहे हो, मोटिवेट हो रहे हो। तो 3-4 पॉइंट तो ऐसे ही याद आ गया कि भाई फास्ट फूड जो कल्चर है वो क्यों बढ़ रहा है। तो कुछ कुछ पॉइंट तो आप अपने आप ही सोच सकते हो। अब देखो, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द ग्रोइंग फास्ट फूड इंडस्ट्रीज गिवन इन दैट देयर आर इंक्रीज हेल्थ कंसर्न। इंक्रीज हेल्थ कंसर्न है, अच्छा, इंटरनेशनल जो फास्ट फूड है, इंडियन फास्ट फूड, ये भी जान लो, इंटरनेशनल फास्ट फूड क्या, केएफसी, मैकडोनल्ड्स, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, बर्गर, पिज्जा। अब इंडियन फास्ट फूड क्या है, पकौड़ा, चाट, आलू चाट, टिक्की, ठीक है, ये सब क्या है, इंडियन फास्ट फूड है, जल्दी प्रिपेयर हो जाते हैं, खा लेते हो, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है आपका। अब इंडियन एक्सपीरियंस आप एग्जांपल बताना है। अब देखो, सो मॉडर्न सोसाइटी इंक्लूडिंग इंडिया फेस अ पैराडॉक्स। While health concerns like obesity, diabetes, hypertension बढ़ रहे हैं, fast food industry continues to expand rapidly. Despite being the world's second largest diabetic population, the India quickly service restaurants market size is estimated at $27 billion in 25। मतलब hypertension, obesity जैसी प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, बट फिर भी, और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट डायबिटिक पॉपुलेशन को होल्ड करता है। लेकिन सोचो कि इंडिया की जो आपकी क्विक सर्विस जो रेस्टोरेंट मार्केट्स है, that stands at 27.8 billion in 25 and expected to reach $43 by 2030। सिर्फ 5 साल में डबल हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इमेजिन कि क्या स्टेटस है, ठीक है। Then see what are the other ways to write an introduction। So fact based introduction, जैसे मैंने आपको बताया, लिख सकते हो philosophical intro, contextual from McDonald's entry into India in 1996 to the rise of Swiggy Zomato driven food delivery, fast food has become a culture as well as economic phenomena। ठीक है, आज खाना नहीं बनाना है, ठीक है, जोमेटो खोला, ऑर्डर कर दिया, मन अच्छा ठीक है, आज तो संडे है, 6 दिन आज काम करता है, संडे को भी काम करेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, जोमेटो ऑर्डर कर दो या स्विगी खोलो ऑर्डर कर दो। Because of the easy availability and more ads, fancy ads by Zomato कि फटा 8 मिनट डिलीवरी, 5 मिनट डिलीवरी, जेप्टो, ब्लिंकिट का तो नाम भूल ही गए, फटाक से अपना अवेलेबल है वहां पे। अब तो मेन्यू भी अपलोड कर दिया है कि अगर ये चीज, ये इंग्रेडिएंट्स है, ये ऑर्डर करिए और ये मेन्यू है, इसको बना करके खाइए, ठीक है, इजी है, फट से बन जाएगा। तो क्या है, इन सब से भी तो बढ़ रहा है ना आपका फास्ट फूड कल्चर। सो रीजंस क्या क्या है, urbanization and lifestyle changes, aggressive market and affordability, youth aspirations and cultural globalization। मूवीज में देख रहे हैं, ठीक है, इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है। सो पहले मैंने यही सब तो बताया, कन्वीनियंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोसिस्टम, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड रिस्पॉन्स टू हेल्थ कंसर्न्स। सो सबवे प्रमोट्स, बट ठीक है, इसका दूसरा ये भी है कि फास्ट फूड जो कल्चर है, फास्ट फूड सारे अनहेल्दी वो जरूरी तो नहीं है, ठीक है। तो जैसे सबवे का है, फटाफट बना के दे दिया, सैलेड स्प्राउट्स हो गया, सब बना के, वो भी फास्ट फूड है। सो देयर आर गुड वेज टू ईट फास्ट फूड, और ये भी बता रहे हैं कि ये खाइए, अच्छा, ईट फिट जैसी चीजें सबको लगता है हेल्दी है, इसलिए भी इंक्रीज हो रहा है फास्ट फूड कल्चर। तो दिस इज द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन दैट आई हैव गिवन, इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। सो वन लाइनर कंक्लूजन क्या हो सकता है, द राइज ऑफ द फास्ट फूड एमिड health concerns reflects the paradox of modernity,
कन्वीनियंस और कॉशन, कन्वीनियंस और कॉशन मतलब ये देख रहे हैं कि कितना कन्वीनियंट है खाना, ये नहीं देख रहे हैं कि इससे हमारे हेल्थ पे कितना पुअर इम्पैक्ट है। कॉशियस ईटिंग नहीं है, कॉशियस फूड हैबिट नहीं है, अच्छा लग रहा है खाने में, जल्दी जल्दी है खाने में, ठीक है, बच्चे को बना के दे दो, बच्चा खुश, मम्मी को टेंशन नहीं हो रही है, मदर इज वर्किंग, तो ठीक है, जो जल्दी इजीली अवेलेबल है ऑर्डर कर दो, खिला दो। Aspirations over awareness, balancing economic growth of the fast food sector with the public health imperatives is the true recipe for sustainable urban living. The fast food in India mirrors the double burden of globalization, greater choice but greater risk. ग्लोबलाइजेशन का फिर से पॉइंट आ गया, ग्लोबलाइजेशन से एक्सपोजर बढ़ा है, चॉइसेस हमारे बड़े हैं, लेकिन रिस्क भी बड़ा है, दैट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू फास्ट फूड कल्चर एज वेल. Alright, so more content that I have given. Achieving sustainable growth with emphasis on environmental production could come into conflict with poor people's needs in a country like India. Comment. So similarly, these are the facts that I have given that you can remember. Why environment protection conflicts? So environment protection vis-a-vis development, these two goals, can they be balanced? Can both be taken care of? Is it possible to take two things together? So this is what you have to mention, climate resilience for the poor. So this content, just give a read, you will understand. So this is another way to write this answer. And yet another important topic जो यूपीएससी का काफी फेवरेट है और न्यूज में भी रहता है, योर ट्राइबल इश्यूज. ठीक है, ट्राइबल डेवलपमेंट और डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन. तो ट्राइबल डेवलपमेंट, does tribal development in India center around two axes? क्या क्या है? डिस्प्लेसमेंट, रिहेबिलिटेशन. तो ट्राइबल डेवलपमेंट जो है क्या दो एक्सेस के अराउंड रिवॉल्व करता है? दिस इज द क्वेश्चन, गिव योर ओपिनियन. तो क्या करना है कि भाई इंडिया का ट्राइबल डेवलपमेंट है, एक शॉर्ट में उसका इंट्रोडक्शन दे दो, और किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन से कनेक्टेड है ट्राइबल डेवलपमेंट. अब देखते हैं, चलो ये तो बातें हैं कि कैसे कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए. तो इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन. ये कैसे इंट्रोडक्शन हुआ आपका? फैक्चुअल इंट्रोडक्शन कि कितना है ट्राइबल पॉपुलेशन इंडिया में? अप्रॉक्स 8, close to 9% as per the 2011 census. Historically, state-led development has intersected the tribal life primarily through large-scale displacement and subsequent rehabilitation, raising debates on whether these two axes dominate tribal development. तो मतलब displacement और जो rehabilitation बाद में उसको लिया गया, उससे काफी क्लैश होता है ट्राइबल डेवलपमेंट. तो क्या कैसे है, क्या क्या है? तो दिस इज व्हाट कि डैम्स, जब भी डैम्स, माइंस, इंडस्ट्रीज, सैंक्चुरीज बनाई जाती है, उससे क्या हुआ? बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट होता है ट्राइबल का. 1 पॉइंट फॉर एग्जाम्पल दे दो सरदार सरोवर डैम का. ठीक है, दिस रिहेबिलिटेशन एज अ पॉलिसी रिस्पॉन्स. तो कॉम्पनसेशन, रिसेटलमेंट एंड लाइवलीहुड सपोर्ट अंडर राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन, जो ये अपना एक्ट था, रिमेन पोली इम्प्लीमेंटेशन. तो ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया और आपने बोला ठीक है हम रिहेबिलिटेट कर देंगे, बट जब रिहेबिलिटेशन का एक्ट आया था उसका इम्प्लीमेंटेशन पुअर था बहुत ज्यादा. तो यस, एक्सेस बन रहे हैं. उसके बाद लॉस ऑफ राइट्स एंड आइडेंटिटी ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट. अब मैं 20 साल किसी एक जगह रही हूँ, मैंने अपना घर बनाया, वहां पे अपने कम्युनिटी बनाई, लोग बनाए, लोग साथ में रह रही हूँ. अब 20 साल बाद क्या हुआ? वहां से एक रोड निकालनी है या पास में डैम निकालना, जिसकी वजह से पूरे कम्युनिटी के पूरे लोगों को रिलोकेट करना है. तो साइकोलॉजिकल शॉक नहीं हुआ मेरे लिए? हुआ, डेफिनेटली हुआ. तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा ट्राइबल्स फेस करते हैं. ठीक है, वेल, ठीक है. फर्दर आप फर्दर पॉसिबल इंट्रोडक्शन है थोड़े. ठीक है, तो बियॉन्ड डिस्प्लेसमेंट, रिहेबिलिटेशन, होलिस्टिक ट्राइबल डेवलपमेंट, मतलब किस तरीके से ट्राइबल डेवलपमेंट को साथ में लेते हुए विदाउट मच डिस्प्लेसमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रॉपर रिहेबिलिटेशन एक्ट्स जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हो, हाउ वी कैन अचीव दिस ऑब्जेक्टिव विदाउट क्रिएटिंग अ पैराडॉक्स. दैट्स व्हाट वी हैव रिटन. देखो, एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड, डाइवर्सिफिकेशन, रिसोर्स एलोकेशन. तो आप इसके लिए ये पॉइंट्स लिखने के लिए आपको पता होगा 4 से 1 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाए गए, ट्रिफेड, वन धन केंद्रास के बारे में पता होना चाहिए आपको, ट्राइबल सब प्लान के बारे में पता होना चाहिए, पैसा क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी तो आंसर लिख सकोगे. टारगेटेड वेलफेयर आउटरीच, पीएम जनमन, दाजगुआ जो है आपका दाजगुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंस, पीएम आवास योजना, पीएम ग्राम सड़क योजना,
जो ये सब है, अगर आपको पता होगा तभी तो आंसर लिख पाओगे। तभी मैंने बोला इंडिया बुक, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये पढ़ना जरूरी है। पॉलिसी, स्कीम्स, प्रोग्राम्स पता होंगे तभी इंडियन सोसाइटी में एक अच्छा आंसर लिख सकोगे, सब्सटेंशिएटेड आंसर लिख सकोगे, वरना मुश्किल होता है अच्छे नंबर। जर्नलिस्टिक आंसर लिख के आओगे नंबर नहीं मिलेगा। सो दिस इज व्हाट यू कैन, एन एक्स्ट्रा कंटेंट आई हैव गिवन, ठीक है। तो दिस इज ऑल टुगेदर एक ब्रीफ आउटलाइन, ब्रीफ क्या, काफी डिटेल में कंटेंट भी है इस पीडीएफ में, डिस्कस भी करने की कोशिश की मैंने। आप ये पूरा सेशन ध्यान से पढ़िए, सुनिए, देखो आंसर कैसे लिखते हैं, एंड इसको लाइन बाय लाइन पढ़ जाओ। जितना कंटेंट दिया है मैंने, जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, उसको ध्यान रखते हुए आप ये पूरा कंटेंट अच्छे से रिवाइज कर जाइए, तो आपके 3-4 थीम तो प्रिपेयर हो जाएंगे, और यही थीम्स आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। सो आई होप दिस सेशन हेल्प्स यू in preparing your GS paper 1. Now I'll see you with more analysis and discussion videos of PYQ analysis. I'll see you. All the best. Thank you.